हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोलैरिटी, मोलैलिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म की, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of that component to the total number of moles present in solution। तो मान के चलें आपके पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है a प्लस बी। अब आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं a का। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दैट इज Na प्लस Nb। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहें तो वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट इज बी, ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिटी होता है। अगर आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो उस बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट्स होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करने वाले हैं तो हम यही याद रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.2 है तो आप सीधा यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बता सकते हैं, दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट कम्स आउट टू बी 0.8। तो चलिए आगे बात करते हैं। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट, it is temperature independent, क्योंकि इसमें कोई भी वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in water when 3 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने यूरिया को डिज़ोल्व किया है वाटर में। तो आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट इज यूरिया, ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें यूरिया के। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? दैट इज गिवन मास ओवर मोलर मास, दिस कम्स आउट टू बी 0.05 मोल। सेम आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लें, दैट इज गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय
molar mass, that comes out to be 13.89 मोल. अब यहाँ पर आप इनको सब्सटीट्यूट कर लें. मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, दैट कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो जस्ट आप इसको सॉल्व कर लें, देन यू विल गेट 0.00359. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आप वाटर का निकालना चाहते हैं तो आप उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके इक्वल कर लेंगे, 1 के इक्वल कर लेंगे. यूरिया का मोल फ्रैक्शन आपको पता है, 1 में से माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की. जैसे हमारे पास पहला रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. अगर आपको मोलैलिटी दी जाए तो आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन. तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मान के चले आप लेट कर लें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपके पास x है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा आप जानते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये. इन वैल्यूज़ को यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास मोलैलिटी का रिलेशन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ओवर 1 माइनस एक्स. जनरली हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, तो वाटर का मोलर मास 18. ये तभी है बेटा जब आपके पास सॉल्वेंट, इन केस व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट. ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सॉल्वेंट वाटर ही दिया जाएगा. ये तब है जब आपके पास वाटर सॉल्वेंट होगा, तब आप मोलर मास 18 लेंगे. दिस फैक्टर इज 55.55. तो आपके पास फॉर्मूला रिड्यूस होकर हो जाएगा x ओवर 1 माइनस एक्स 55.55. तो आप इस रिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं. तो याद रखें आपको बेटा कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको एक x लेना पड़ेगा और एक तभी 1 माइनस एक्स आएगा, अदरवाइज आप 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो एक को x लें और दूसरे को 1 माइनस एक्स लें. तो ये तो था रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी. आपके पास एक और रिलेशन होता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर आपको मोलैरिटी दी जा रही है और आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आपके पास जो रिलेशन है वो क्या है, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो इस रिलेशन का यूज कर कर आप मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन.
अब अगर हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो वो है हमारे पास नॉर्मेलिटी, जिसको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसको नॉर्मल भी कहा जाता है। तो नॉर्मेलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter volume of solution। अब यहां पर एक नई टर्म आ रही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो पहले अगर हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब आपको ये समझना होगा कि हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको ये सीखना होगा कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो अगर इन सारी वैल्यूज को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? that is given mass of solute divided by equivalent mass of solute। equivalent mass क्या है हमारे पास? that is molar mass of solute divided by valency factor। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको किस में दिया गया है? ml में दिया गया है, तो ऊपर किसका फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसका यूज कर कर आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर भी एक नई चीज आ रही है दैट इज वैलेंसी फैक्टर। तो आप देखें कि अब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो वैलेंसी फैक्टर डिपेंड करता है कि आपके पास सॉल्यूट कैसा है। अगर आपका सॉल्यूट एसिड है तो एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो इक्वल होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड के। बेसिसिटी ऑफ एसिड सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड, कि वो कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। जैसे कुछ एसिड्स लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है HCl। HCl जब आयोनाइज होता है तो ये बनाता है H प्लस और Cl माइनस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ये एक H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। ऐसी H2SO4 की बात करें तो ये 2 H प्लस आयन रिलीज करता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसी आपके पास है H3PO4। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम तो H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर आपकी ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो ये H प्लस आयोनाइज हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, तो ये H प्लस भी आयोनाइज हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये H प्लस भी आयोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 H प्लस आयोनाइज हो सकते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। यहीं पर अगर आप बात करें H3PO3 की, इसका स्ट्रक्चर देखें आप तो H3PO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है।
तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो ये आयोनाइज हो जाएगी, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो ये भी आयोनाइज हो जाएगी। बट दिस हाइड्रोजन इज नॉट आयोनाइजेबल बिकॉज ये फोस्फोरस से अटैच्ड है और फोस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आयोनाइज हो रही हैं तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करें H3PO2 की, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है आपके पास। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है तो यही आयनाइजेबल है, बाकी 2 हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो ये 2 केसेस आपको ध्यान में रखने होते हैं। सेम अगर मान के चले आपके पास जो सॉल्यूट है वो बेस है, तो बेस का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो इक्वल होता है किसके, एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज्ड, कि वो कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है। जैसे आप NaOH के बारे में बताएं तो आप जानते हैं कि ये कितने OH नेगेटिव दे सकता है 1। MgOH होल ट्वाइस कितने OH नेगेटिव दे सकता है 2। AlOH होल थ्राइस कितने दे सकता है 3। तो ये इनके वैलेंसी फैक्टर हो जाएंगे। सेम अगर आपके पास कोई सॉल्यूट में सॉल्ट दे दिया जाए तो सॉल्ट का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा मेटल ही होगा, तो जो भी चार्ज आपके मेटल आयन के ऊपर होगा वही आपका वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे आपको सॉल्ट दिया गया है NaCl, तो NaCl में आपके जो आयन बनेंगे वो बनेंगे N+ NCl-। तो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे टोटल चार्ज है +1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। सेम अगर आपके पास एक सॉल्ट है MgCl2, तो ये आयोनाइज होकर क्या बनाएगा Mg2+ और 2Cl-1। कितना चार्ज है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर 2, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही आपके पास है AlCl3, ये आयोनाइज होगा तो बनाएगा Al3+ और 3Cl-1। क्या चार्ज है टोटल 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। सेम अगर आपके पास सॉल्यूट कोई आयन है तो आयन का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो इक्वल होता है टोटल चार्ज ऑन आयन। आपके आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही आपका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि आपको दिया गया है फोस्फेट, तो आपका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। सल्फेट, तो आपका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अगर आपका सॉल्यूट कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज। वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। कैसे देखा जाता है, जैसे आपके पास पर मैंगनेट आयन है, पर मैंगनेट आयन को अगर एसिडिक मीडियम में रखा जाए तो वो Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो यहाँ पर आपका जो पर मैग्नेट आयन है वो +7 से +2 में जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा
इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं ज़रा इसके ऊपर। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी when 9.8 gram of H2SO4 is dissolved in 250 centimeter cube is dissolved in water to form 250 centimeter cube of solution। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम आपको किस में दी गई है? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml है, यानी कि वॉल्यूम आपको ml में दी गई है। तो जब भी वॉल्यूम ml में होती है तो ऊपर 1000 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2। तो इसको डाउन कर लें आप। 98 98 कैंसल आउट, 20 20 कैंसल आउट। तो वी हैव 20/25 दैट इज 4/5 दैट इज 0.8 नॉर्मल। तो इस तरीके से आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट, तो नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है। तो याद रखें, जिन कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होगी वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। तो नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपकी नॉर्मेलिटी डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद अगर आप यूनिट्स को लेकर बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट ही है, और लीटर तो लीटर इनवर्स। तो ये आपके पास यूनिट्स हो जाती हैं नॉर्मेलिटी की। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट होता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसकी भी नॉर्मेलिटी चेंज होती है, क्योंकि अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी तो नॉर्मेलिटी चेंज होगी। अब ये रिलेशन डिराइव कैसे हुआ है, इसके लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं मोलैरिटी में। जैसे मोलैरिटी डिराइव किया था वैसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन डिराइव होगी। और जब आप दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, लाइक व्हेन 2 एसिड्स या 2 बेसिस आर मिक्स्ड, तब आपके पास जो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी होती है वो होती है N3। ये भी आप मोलैरिटी में देख सकते हैं कि कैसे डिराइव किया गया है। तो एक बात आप ध्यान रखें कि जब आपके दोनों सॉल्यूशंस एसिडिक होंगे या दोनों सॉल्यूशन बेसिक होंगे तो बीच में प्लस आता है, अपॉन आएगा V1 + V2। लेकिन अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड टुगेदर, तब आपकी जो नॉर्मेलिटी होती है वो होती है N1V1 - N2V2 अपॉन V1 + V2। तो इस तरीके से आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी।
तो आप जानते हैं कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो ऊपर 1000 का फैक्टर इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब आप जानते हैं कि इतनी चीज़ को क्या बोलते हैं, इतनी चीज़ को हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो अगर आप मोलैरिटी को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म वी हैव इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसको आप ppm भी कह सकते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन आपको क्या बताएगा, ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियनथ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्ट्स पर मिलियन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जनरली जब आपके पास एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है सॉल्यूशन का और उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स इन एयर। तो एयर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है और उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल कंटैमिनेशन इन एयर, सॉरी कंटैमिनेशन इन रिवर, रिवर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है और उसमें जो कंटैमिनेशन है वो बहुत कम होगी। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान के चलें आपके पास एक सॉल्यूशन है a प्लस बी, आप पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कर रहे हैं a की। तो हाउ टू कैलकुलेट पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज अमाउंट ऑफ a अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन पूरा नहीं लेंगे, उसका मिलियनथ पार्ट। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव परसेंटेज टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म में हमारे पास परसेंटेज टर्म भी होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है मास परसेंटेज। आप इसको मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं, W/W परसेंटेज भी बोल सकते हैं, परसेंटेज बाय मास भी बोल सकते हैं। मास परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं लाइक 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और यहाँ पे लिख दिया गया है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो बेटा जो भी परसेंटेज होती है वो रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। तो 2% का मतलब क्या हो गया, 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ये डाटा रीड करना आना चाहिए, जिससे आप सॉल्यूट और सॉल्यूशन की अमाउंट पता कर सकते हैं। अब आपके पास सॉल्यूट और सॉल्यूशन तो आ चुका है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कितना है 100, सॉल्यूट 2 है, तो यहाँ से सॉल्वेंट कितना आएगा, माइनस कर लेंगे, तो सॉल्वेंट होगा आपके पास 98 ग्राम। तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप मास परसेंटेज
से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज। तो ये जो ऊपर W है ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और जो नीचे W है ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम, कैलकुलेट द मास परसेंटेज व्हेन 2 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 18 ग्राम वाटर। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100, 2/20 इंटू 100 कम्स आउट टू बी 10%। तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आप परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कह सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम परसेंटेज, ये आपको बताएगा। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml is present in 100 ml of solution। एग्जाम्पल के तौर पे हम लें अगर 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल और यहाँ पे लिख दिया गया है बॉटल के ऊपर वॉल्यूम परसेंटेज। तो 20% जो भी परसेंटेज है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट आपका इथेनॉल है, सॉल्वेंट आपका वाटर है क्योंकि एक्वस लिखा हुआ है। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 20 ml ऑफ इथेनॉल। ये आपके पास सॉल्यूट की अमाउंट आ गई, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको सॉल्यूट की वॉल्यूम मिल चुकी है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिल चुकी है, तो आप सॉल्वेंट की निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की वॉल्यूम को माइनस कर दें, 80 ml आपके पास सॉल्वेंट है। हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये जो ऊपर वाला V है ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला V सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस तरीके से आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाली हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, जो कि है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये रिप्रेजेंट करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। इट इज डिफाइंड एज amount of solute in gram is present in 100 ml of solution।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस बॉटल पे लिखा गया है 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया और उस पे लिखा गया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप यहाँ से कौन कौन सी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्वस मतलब आपका सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर। यूरिया क्या हो गया आपका, सॉल्यूट। तो जो भी परसेंटेज टर्म है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती है। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाता है। बट अगर आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ml में से ग्राम को माइनस नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सॉल्वेंट यहाँ पर 80 ग्राम होगा तो वो रॉन्ग है, क्योंकि आप ml में से ग्राम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मान लो आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम पर ml, आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया गया है। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम कितनी है आपके पास 100 ml। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज 1.2, वॉल्यूम इज 100। सॉल्व कर कर आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 120 ग्राम। तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 120, सॉल्यूट कितना है 20, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 100 ग्राम। तो कभी भी आपको वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है या मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो उसको रिलेट करती है डेंसिटी। अब अगर हम बात करें हाउ टू कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो अगर आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट बाय वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये एक ऐसी कंसेंट्रेशन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वी नो PV इक्वल्स टू nRT। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीज होगी। थैंक यू।